नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात। अली खamenei, इनकी मौत हुई या नहीं कल से ये इस पे बहुत चर्चाएं चल रही थी। इजराइल ने कंफर्म किया, उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया, लेकिन अंततः जब इजराइल के कहने के बाद ईरानी मीडिया ने आज जाकर ये कंफर्मेशन दी है, तो हमें कंफर्म हो चुका है कि अली खamenei अब नहीं रहे। इससे पहले एक और ट्विस्ट इन द टेल है जिसके बारे में आपको जरूर समझना चाहिए, और वो ये है कि ये सारा जो चल रहा था मुद्दा अमेरिका और ईरान के बीच में, अमेरिका चाहता था कि ईरान जो है अपने सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे, ईरान ऐसा नहीं करना चाहता था। इस बीच में अली खamenei ने अपने उत्तराधिकारी की भी घोषणा कर दी थी, और बहुत बड़ा एक नाम उभर के सामने आ रहा था, वो था अली लरिजानी का। लेकिन इसके साथ में एक चीज और आपको समझनी होगी कि क्या कहीं एक ट्विस्ट इन द टेल है। जब अली खamenei को पहले से ही इसका अंदाजा था कि ये सारे अटैक्स हो सकते हैं, तो क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो आपसे छुपाया जा रहा है? लेकिन फिलहाल के लिए तो यही जानकारी उपलब्ध है कि अमेरिका, इजराइल और साथ में ईरान की मीडिया भी ये मान रही है कि अली खamenei जो हैं वो अब नहीं रहे। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei के कंपाउंड में जो नुकसान हुआ है उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब इस सारे मुद्दे को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये क्या है, तो ये मिडिल ईस्ट का जो जियो पॉलिटिक्स है उसके माहौल में आप हमेशा ही देखेंगे कि तनाव बना रहता है। इसराइल जो है उसकी बहुत सारे जो उनके नेबरिंग स्टेट्स हैं, सीरिया हो गया, चाहे इराक हो गया, यहाँ तक कि टर्की हो गया, ईरान ऑब्वियसली, इनके साथ में इनकी जो है वो आपस में नहीं बनती है, और अमेरिका जो है वो सीधा सीधा इसराइल को सपोर्ट करता है। हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में मिलिट्री एक्शन हुए और जिसके अंतर्गत ईरान के अंदर टारगेट पर हमला किया गया। अब एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है, अगर तो अली खamenei अब नहीं जिंदा रहे हैं तो कोई ना कोई एक इंटेल जरूर था वहां पे जो ये सारी जानकारियां अमेरिका और इजराइल के साथ में साझा कर रहा था। अदरवाइज ये कैसे पॉसिबल है कि जहां पे अटैक हुआ वहीं पे उस समय अली खamenei और उनके साथ में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, और ये कोई प्लान्ड मीटिंग नहीं थी, ये कोई बताई हुई मीटिंग नहीं थी। और इसमें एक चीज और आपको समझनी चाहिए कि कहीं ये जानबूझकर ऐसा तो नहीं किया गया था कि हम लोग जब प्रपोजल रखेंगे तो जब प्रपोजल का डिस्कशन होगा, डिसीजन मेकिंग होगा, उसी समय हम जानबूझकर अटैक करेंगे। क्या ये अमेरिका और इजराइल की कोई सोची समझी साजिश थी? खैर जो भी हो, अब जो घोषित उद्देश्य है, जो इजराइल का रुख है, वो ये कहता है कि हमने ये हमला खतरों को दूर करने के लिए किया। तो पहले अगर ईरान से एक हमला होता, उससे पहले ही हमने ये हमला कर दिया। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट श्रीमान पलटू राम डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो उन्होंने कहा कि हम उनकी मिसाइलों को खत्म कर देंगे और उनकी मिसाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह से खत्म करने के बाद में यह पक्का करेंगे कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार न मिले। और यह आक्रामक रवैया ईरान के अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के शांतिपूर्ण होने के लगातार दावों के बावजूद हुआ है। तो इसकी जांच पड़ताल करने के बजाय ये जो सीधा सीधा अटैक हुआ है, क्या ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की गरिमा को नीचे नहीं लाता है? और ये युद्ध है किसके लिए? क्या अमेरिकी जो हैं वो इस युद्ध को चाहते हैं, वो मांग रहे हैं इस युद्ध को? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि इट इज फॉर द पीपल ऑफ अमेरिका, बट डू द पीपल ऑफ अमेरिका रियली अडेयर टू दिस किलिंग? हमने देखा कि स्कूल में मासूम लगभग लगभग 80 बच्चियों की मृत्यु हो गई इस अटैक में। स्कूल में बॉम्बार्डिंग होती है, सिविलियंस के ऊपर बॉम्बार्डिंग होती है। क्या ये आज की मानवता, 21वीं सदी की मानवता के लिए सही है? जॉइंट स्ट्रेटेजिक गोल की अगर आप बात करें तो यहाँ पे ईरानी सरकार के सिक्योरिटी सिस्टम को खत्म करना, उन जगहों को प्राथमिकता देना जिनसे तुरंत खतरा हो सकता है, और इन टारगेट के खास तौर पर इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड क्रॉप्स, जो कि आईआरजीसी के कमांड एंड सेंट्रल कंट्रोल एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च फैसिलिटी और मिलिट्री एयरफील्ड भी शामिल थी। अब हम लोग को जो अंजाम दिया गया, इसमें हम लोगों ने देखा कि जो जानकारी आ रही
है उसमें मिसाइल एरिया और डिफेंस सिस्टम पर बड़े पैमाने पर हमला किया गया, जिसमें लगभग 500 टारगेट पर सैकड़ों हथियार तैनात किए गए थे। और आईडीएफ ने ईरान के डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी अली समखानी, आईआरजीएस कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर और डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल अजीज नजीर साहदेह समेत कई बड़े ईरानी डिफेंस अधिकारियों के भी मारे जाने की पुष्टि की है। अली खamenei को मिलाकर लगभग 40 ईरानी अधिकारी मारे गए हैं। ईरान की तरफ से भी जवाबी हमला किया गया और ईरान के विदेश मंत्री ने इसे बहुत ही नाजायज और बिना उकसावे के गैर कानूनी बताया और साथ में ये भी कहा कि हम इसका जो जवाब देंगे वो कुचलने वाला और अफसोस पैदा करने वाला होगा। इसके साथ में ईरान ने काउंटर स्ट्राइक भी किया और वो काउंटर स्ट्राइक ईरान ने जहां पे अमेरिकी बेसेस हैं उनको टारगेट करके किया, जैसे कि अल उदेब एयरबेस जो कतार में है, अल दफरा एयरबेस जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, यूएस फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर जो कि बहरीन में है, अली अल सलेम एयरबेस जो कि कुवैत में है और उसके साथ में मुवफ्फक साल्ती एयरबेस जो कि जॉर्डन में है। आईआरजीसी ने यह भी दावा किया इसके साथ में कि कतर में एक यूएस कॉम्बैट सपोर्ट वेसल को बुरी तरह डैमेज किया गया और एक यूएस FP-132 रडार सिस्टम को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया ईरान के तरफ से। अब एक और यहाँ पे बड़ी चिंता उभर के आ रही है, वो है विश्व के लिए। देखिए, कभी भी अगर दो देशों में युद्ध होता है, जैसा हमने देखा कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ, तो उसके कारण से आज पूरा विश्व झेल रहा है कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ वार हो रहा है और बहुत कुछ चीजें हो रही हैं। यहाँ पे भी ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, हॉर्मज स्ट्रेट जो है, उसको ईरान ने बंद करने का ऐलान किया। अब आप ये मानिए कि एक जरूरी चेक पॉइंट है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस शिपमेंट जो होता है वो यहीं से होता है। अब इसके कारण से क्या होगा, बहुत सिंपल है कि इसके कारण से तेल के दामों में और गैस के दामों में इजाफा हो जाएगा और ये अनसर्टेनिटी जितने दिनों तक रहेगी उतने दिनों तक और जो है ये परेशानी पूरे विश्व को झेलनी पड़ेगी। अब ये काउंटर स्ट्राइक का जो असेसमेंट है, तो पहले तो यूएस सेना ने इसको पूरी तरह से नकार दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इजराइल ने ये एक्सेप्ट किया कि 150 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो लॉन्च किए गए थे। कुछ को उनके जो डिफेंस सिस्टम है उसने इंटरसेप्ट किया और कुछ जो है वो खुली जगह पर हमला करके निकल गए। अब इस लड़ाई में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि इंसानों के भी बहुत ज्यादा जान और माल की क्षति हुई है। तो लगभग ईरान में 200 से ज्यादा लोग मारे गए और 7 से ज्यादा घायल हो गए हैं। एक लोकल वकील ने बताया कि दक्षिणी ईरान के एक स्कूल में कम से कम 108 लोग मारे गए। इजरायली अखबार हारोत्स की रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल तल अवीव में ईरानी मिसाइल हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 20 लोग घायल हो गए। और यूएई के अबू धाबी में ईरानी जवाबी हमलों में एक व्यक्ति मारा गया, जिसमें बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई को निशाना बनाया गया। इन सभी जगहों पर यूएस मिलिट्री मौजूद है। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद हिम्मतवर अमेरिकी हीरो की जान जा सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी अमेरिकी सैनिक की खबर नहीं है जो कि मारा जा चुका है। अब ईरान में राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मौत से पहले खamenei ने ऑलरेडी अपने उत्तराधिकारी जो हो सकते हैं उनके ऊपर में बात किया था। अली लरिजानी जो हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए तो वही आएंगे, लेकिन क्योंकि सुप्रीम लीडर को सीधे नहीं चला जा सकता, बल्कि एक एक्सपर्ट की असेंबली चुनती है जो 8 साल में चुने जाने वाले 28 सीनियर मौलवियों की एक बॉडी है। तो अब इसमें देखा जाएगा कि ये किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा, तो ये मान के चलिए कि ईरान में सत्ता परिवर्तन तो नहीं होने वाला है, क्योंकि अली खamenei की मौत की रिपोर्ट आने के बाद में ईरान में 40 दिन का शोक हो रहा है और लोग जो हैं, हो सकता है कि उनके कुछ विचारों से नाराज रहे हो सकता है कि उनके कुछ पॉलिसीज से नाराज रहे हो, लेकिन ये जो हमला किया गया है ये कहीं ना कहीं ईरान को एकजुट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमें नहीं पता कि क्या होगा, कि ये युद्ध जो है जिसमें अब ईरान भी और अटैक करेगा और अमेरिका कह रहा है कि अभी तो ये हम कंप्लीटली मेक श्योर करेंगे कि जितना भी वहां पे न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है उसको खत्म कर दें। इसके बाद में ये राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन आएगा और उसकी आगे की स्टेप्स आगे वो क्या किस तरीके से कदम उठाएगा और वो किस तरह से इम्पैक्ट्स पैदा करेगा विश्व की राजनीति के लिए, और इन सब चीजों के बीच में जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है जिसको इतना बड़ा गहरा खतरा हो गया है। और इन सारी चीजों में एक चीज और मत भूलिए आप कि ईरान का साथ देने के लिए
दो मुखिया और निकल पड़े हैं विश्व के पटल में, और वो हैं चीन और रशिया। तो चीन और रूस अगर इस समय खुल के ईरान का समर्थन देते हैं तो क्या ये एक नए विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो उभर के आ सकता है? इन सारी चीजों में भारत कहाँ खड़ा होता है? क्या वो इस कृत्य में अमेरिका और इजराइल का साथ देगा, या फिर अली खamenei की मृत्यु के कारण वो ईरान के साथ खड़ा होगा? भारत हमेशा डिप्लोमेटिक रहा है, आगे देखते हैं वो क्या करता है। लेकिन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, सीधी, जैसे हम आपसे बात करें, आप भी हमसे अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। तो अपना कमेंट हमें जरूर करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि ईरान में कोई इंटेल था? ये जो धुरंधर वाला मूवी आया है, यही कंसेप्ट क्या कहीं ईरान में भी इजराइल और अमेरिका ने आजमाया है? और इसके साथ ही अगर कोई और मुद्दा ऐसा है जिस पे आप हमारी राय चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए, हम आपसे वो साझा करेंगे। अपना ख्याल रखिए, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।